माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में हो तो उस पर लगने वाले सारे फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे। रिजिड बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे मिल जाएंगे इसमें किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स बहुत सारे होते हैं और इसे फाइंड करने के लिए हम लोग प्लान नहीं कर पाते हैं, प्लान करने में दिक्कत हो जाती है या बहुत सारे इक्वेशंस आ जाते हैं जिसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आसानी से कैसे सॉल्व करें, इसी के लिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जी एडवांस में अक्सर पूछता है और हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम जी एडवांस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी में से एक ये टॉपिक है, आप ध्यान से इसे देखिएगा और कैसे अननोन को फाइंड करना है ये हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखना ये है कि अननोन को कैसे फाइंड करना है और किस तरह से हम कौन से इक्वेशंस को हम लगाएं कि आसानी से ये जो इक्वेशंस मिले उसे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है और मास m है, जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक ये स्टिक है जिसका मास पर यूनिट लेंथ रो है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और इस रिंग पर टेंजेंशियली टच कर रहा है, ठीक है। जितने भी सरफेस हैं वो सब रफ सरफेस है और सफिशिएंट रफ सरफेस है, कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो अननोन होगा, ज़्यादा सा देखिएगा कि यहाँ पे जो अननोन होगा वो दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन फ्रिक्शन फोर्स। कहने का मतलब है कि टोटल अननोन की संख्या यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 अननोन है और ये 6 अननोन को हमें फाइंड करना है। साथ साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि क्या कंडीशन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, ताकि यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट ना हो, यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट ना हो और यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट ना हो। मतलब म्यू पर लिमिटेशन हम लोगों को फाइंड करना है प्रत्येक पेयर के लिए, ठीक है, ताकि कोई स्लिपिंग ना हो। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उसमें से कोई एक पार्ट या एक या दो पार्ट पूछा जाएगा। हमने जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले रिंग पे लगने वाले सारे फोर्स को प्लॉट किया है, तो आप देख लीजिएगा। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है रिंग के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये स्टिक इस रिंग को धकेल रहा होगा कॉमन नॉर्मल की तरफ, ठीक है, एन से, ठीक है। अगर ये स्मूथ होता तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइट साइड में जाता, इसका मतलब स्लिपिंग टेंडेंसी राइट साइड में होता, ठीक है। इसलिए इस रिंग पे ये स्टिक फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में लगाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा, इस रिंग को अर्थ सरफेस धकेल रहा होगा नॉर्मलाइजेशन एन से, और अगर ये स्मूथ होता तो ये रिंग राइट साइड में जाता, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है और राइट साइड में जाता। इसका मतलब स्लिपिंग टेंडेंसी राइट साइड में होता, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में होता। इसका मतलब कि ये जो अर्थ है इस रिंग को पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में। इस रिंग पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा mg, ठीक है। तो इतना फोर्स इस रिंग पे लग रहा है और इसमें ये फ्रिक्शन और ये नॉर्मलाइजेशन, इन दोनों स्टिक और रिंग के बीच में इंटरनल फोर्स का काम कर रहा है। अब हम ये स्टिक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मतलब स्टिक पे लगने वाले सारे फोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्टिक इस रिंग को नॉर्मलाइजेशन n1 से धकेलेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये रिंग भी स्टिक पे नॉर्मल की तरफ इतना ही फोर्स से धकेलता होगा, ठीक है। दूसरा कि अगर ये रिंग पे फ्रिक्शन फोर्स स्टिक लेफ्ट साइड में लगा रहा है, इधर लगा रहा है,
तो क्लियर है कि इस स्टिक पे रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली लगा रहा होगा। इसका मतलब अगर हम स्टिक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो स्टिक पे फोर्स लगाएगा F1 फ्रिक्शन फोर्स जो रिंग लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन N जो रिंग लगा रहा होगा, ये अर्थ सरफेस इस स्टिक को N1 से धकेल रहा होगा और ये अर्थ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगाता होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये स्मूथ होता तो ये स्टिक का ये पॉइंट लेफ़्ट साइड में स्लाइड करता, मतलब स्लिपिंग टेंडेंसी लेफ़्ट साइड में होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस पे राइट साइड में लगेगा। तो इस स्टिक पे लगने वाले ये 4 फोर्स है, ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास, मतलब रड के मिडिल पोजीशन पे ये फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रो एल जी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये स्टिक का फ्री बॉडी डायग्राम है और यहाँ पे हमने रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। अगर हम इन दोनों को सिस्टम मानते हैं, स्टिक को और रिंग को सिस्टम मानते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन एन और एफ इंटरनल फोर्स होगा और ये सारे फोर्स जो होंगे वो एक्सटर्नल फोर्स होंगे, ठीक है। तो हम अभी फाइंड करेंगे कि इंटरनल फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपसे कोई कह रहा हो कि बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, या यूँ कहिए कि रिजिड बॉडी के लिए, या 1 और 2 बॉडी के लिए, अगर एक सिस्टम मान करके भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चूँकि बॉडी रेस्ट में है इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट का जो सम होगा वो 0 होगा और नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट का भी सम ये 0 होगा। तो ये हमें 2 इक्वेशंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। दूसरा बात कि चूँकि बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। तो जैसा कि हम लोग रोटेशन के लिए न्यूटन्स लॉ जानते हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फ़ा। चूँकि अल्फ़ा 0 है इसलिए नेट टॉर्क जो होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। अब रही बात हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, जिस पॉइंट पे एक से अधिक फोर्स लग रहा हो उसी के अबाउट टॉर्क लिखने से हमें मैक्सिमम अननोन फोर्स उस इक्वेशन में नहीं आएगा। तो हम वैसे ही पॉइंट्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और ये टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं। अब ये पूरी बात को हम एक्सप्लेन करने के लिए ये जो हमने प्रॉब्लम लिया है उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इंटरनल फोर्स N और F को हम लोग कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो आप जैसा ध्यान से देखिएगा, रिंग जो है रेस्ट में है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो नेट टॉर्क होना चाहिए वो 0 होगा। अब आप देखिएगा इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क देखेंगे तो इस mg का 0 होगा, इस n का 0 होगा। क्यों? क्योंकि n का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस c से पास कर रहा है, इसका मतलब mg का और n का टॉर्क 0 होगा। अब हम देखते हैं कि इस रिंग पे 2 फोर्स लग रहा है, एक ये फ्रिक्शन फोर्स F और ये फ्रिक्शन फोर्स F1। C से इन दोनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम डिस्टेंस r पे है और इस पे नेट टॉर्क 0 होगा ये तब ही जब ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इस F2 की वैल्यू भी F के बराबर ही होगा। बस अननोन की संख्या अगर आप देखिएगा तो ये F2 का वैल्यू जो हो गया वो हमारा F हो गया। तो यहाँ से एक अननोन की वैल्यू हम लोगों को कम हो गया। इसका मतलब हमारे पास अननोन अब होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ से एक अननोन हम लोग यहाँ से सॉर्ट आउट कर लिए। अब हम लोग ये स्टिक और रिंग के बीच में लगने वाले इंटरनल फोर्स N और F को फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये रिंग हमारा रेस्ट में है, इसका मतलब हुआ कि इस रिंग पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि
इस रिंग पे जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा यहाँ F, और एक कंपोनेंट होगा F का, एक लेफ्ट साइड में कंपोनेंट होगा F cos थीटा। तो टोटल लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स होगा F इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट साइड में जो फोर्स होगा वो होगा N cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब N साइन थीटा। मतलब लेफ्ट साइड में जो फोर्स होगा F इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट साइड में जो फोर्स होगा वो N साइन थीटा होगा। ये हमारा एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग को फाइंड करने के लिए हम इस स्टिक को एक सिस्टम मानते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखने से फ़ायदा ये होगा कि N1 हमारी इक्वेशन में नहीं आएगा, F1 हमारी इक्वेशन में नहीं आएगा, और F भी हमारी इक्वेशन में नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क जीरो है। बैकवर्ड एक्सटेंशन करने पर पॉइंट O से पास कर रहा है, इसका मतलब F N1 और F1 का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट जीरो होगा। चूँकि ये स्टिक रेस्ट में है, इसका मतलब N का जो टॉर्क होगा वो mg के टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो N का टॉर्क आप देखिएगा, N का टॉर्क होगा NL, और mg का टॉर्क होगा रो जी एल हो गया ये फोर्स, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया L/2, और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो होगा L/2 cos थीटा। तो L/2 से हम L/2 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब इस नॉर्मल के टॉर्क को ये ग्रेविटेशन का टॉर्क बैलेंस करेगा, और यहाँ से हम लोग N आसानी से डायरेक्ट हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये N की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके, और इस N की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हम फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और F की वैल्यू आता है हमारा इतना। इस N की वैल्यू हमने पुट कर दिया है रो जी एल कॉस थीटा बाई 2, रो जी एल कॉस थीटा बाई 2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा F की वैल्यू आप देखिएगा रो जी एल आया, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ रहने दीजिए, ये हो गया 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गया रो जी एल, यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे रो जी एल tan थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा यहाँ पे रह गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब F की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। R के टर्म में जो L को हमें एक्सप्रेस करना है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, और ठीक है, और ये हमारे पास ये स्टिक है। ठीक है, ये जो है हमारा एंगल है, ये रेडियस ये देखिएगा यहाँ से ये R है, ये एंगल हमारा पूरा एंगल थीटा है, तो ये हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये L है, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू R बाई L। तो यहाँ R के जगह पर L tan थीटा बाई 2 हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ L tan थीटा बाई 2 के जगह पर हम यहाँ पे R लिख देते हैं, और इस तरह से हमें फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग को यहाँ फाइंड हो जाता है रो जी आर कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्टिक और रिंग के बीच में इंटरनल फोर्स N और F को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों के पास अननोन फोर्स N1, F1, F2 और N2 है। ज़रा देखिएगा ध्यान से, F1 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बॉडी को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, ये स्टिक और रिंग को सिस्टम मान लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटरनल फोर्स है। इस पूरे सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये F1 है और ये F है। चूँकि ये दोनों सिस्टम पूरी तरह से रेस्ट में है, इसका मतलब ये जो फोर्स होगा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करना चाहिए। इसका मतलब F1 की वैल्यू F के बराबर होना चाहिए।
तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके कि F1 की जो वैल्यू होगी वो F के बराबर होगा, और इसका वैल्यू हम लोग F की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका वैल्यू आया रो जी आर कॉस थीटा बाई 2। इसका मतलब F1 का भी वैल्यू रो जी आर कॉस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, हम लोग अब फाइंड करना चाहते हैं N1। देखिए ध्यान से सुनिएगा, दोनों को जब सिस्टम मानेंगे तो ये इंटरनल फोर्स होगा। इंटरनल फोर्स हमारे टॉर्क इक्वेशन में नहीं आता है। दूसरी बात है कि अगर हम इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लेते हैं टॉर्क इक्वेशन, तो N2 का टॉर्क नहीं आएगा, F का टॉर्क नहीं आएगा, इस F1 का टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका फॉरवर्ड एक्सटेंशन में ये पॉइंट एप्लीकेशन इस पॉइंट ओ प्राइम से पास कर रहा है। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो N1 आएगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ठीक है, तो हम आसानी से हम डायरेक्ट N1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टॉर्क इक्वेशन लिख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, लोएस्ट पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क इक्वेशन होगा वो होगा N1 इनटू दिस डिस्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी है L, तो ये होगा N1 इंटू L। दूसरा, उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से टॉर्क, तो इसका वैल्यू कितना है, तो देखिएगा इसका टॉर्क जो होगा वो होगा OGL, और यहाँ से जो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी उसको ज़रा देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये डिस्टेंस हमारा L/2 है, ये डिस्टेंस हमारा L/2 cos थीटा हुआ, ये पूरा डिस्टेंस हो गया L। तो L में से L/2 cos थीटा हम लोग हटा देते हैं, तो हमारे पास आएगा रो जी एल इंटू L माइनस L/2 cos थीटा। तो यहाँ L की वैल्यू काटने के बाद N1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। N1 की वैल्यू आ गया रो जी L/2 इंटू 2 माइनस cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग N1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब हम ये N2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसा कि ये एक्सटर्नल फोर्स है और हमने बताया है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल बॉडी को सिस्टम मानिएगा। टोटल बॉडी को सिस्टम मानने से फ़ायदा ये होता है कि ये इंटरनल फोर्स हमारे इक्वेशन में नहीं आता है। दूसरी बात है कि हम टॉर्क इक्वेशन उस पॉइंट के अबाउट लेंगे जहाँ से हमें मैक्सिमम अननोन फोर्स का टॉर्क हमारा 0 हो जाए। तो हम ये पॉइंट हमने चूज़ किया है जिसमें हमें N1 का टॉर्क, F1 का टॉर्क और इस F का टॉर्क, ये तीनों का तीनों टॉर्क हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा N2 mg, और ये स्टिक पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है रो जी एल, इसकी वजह से टॉर्क। अब हम इस पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क हमारा पूरा सिस्टम पे 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब जो हमें एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क होगा वो होगा N2 माइनस mg इंटू यहाँ से जो डिस्टेंस है वो L, तो ये हो गया हमारा N2 माइनस mg इंटू L। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क होगा वो देखिएगा रो जी एल, और ये जो डिस्टेंस है L/2 cos थीटा, तो ये जो डिस्टेंस होगा L/2 cos थीटा होगा। इसका मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क होगा वो होगा रो जी एल इंटू L/2 cos थीटा। तो हमारे पास रो जी एल L/2 cos थीटा, तो यहाँ से हमें N2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके। तो इस तरह से हम लोग N2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अननोन फोर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें कहा जाता है कि बताइए कम से कम इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो ताकि वो स्लिप ना करे। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम्स में हम लोग F और N को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं F और N फाइंड करने के बाद कि F की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू म्यू S इंटू N होनी चाहिए। ये है कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। और F की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में है हमारा F इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू N साइन थीटा। इस F की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो F की वैल्यू हम यहाँ F की वैल्यू आ गया N साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद N कट जाता है और यहाँ से म्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इतना कम से कम फ्रिक्शन होनी चाहिए ताकि ये
रिंग और स्टिक आपस में स्लिप ना करें। उसी तरह से अगर पूछता है कि कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन स्टिक एंड ग्राउंड, तो उसी तरह से हमें सबसे पहले N1 और F1 ये दोनों फाइंड करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने फाइंड कर दिया है। उसके बाद कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग हम लोग अप्लाई करेंगे कि F1 की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू म्यू इंटू N1 होनी चाहिए। F1 की वैल्यू हमारा यहाँ से आ गया रो जी आर कॉस थीटा बाई 2, और N1 की वैल्यू आ गया रो जी एल बाई 2 इंटू 2 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर कॉस थीटा बटा एल इंटू 2 माइनस कॉस थीटा। जैसा कि हम लोग आर बाई एल की वैल्यू tan थीटा बाई 2 हम लोग निकाले थे, और इसकी वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप आर बाई एल की वैल्यू हम लोग ये वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास म्यू का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हमें रिलेशन आता है। इसका मतलब कम से कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्टिक और ग्राउंड के बीच में इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और जी एडवांस में अच्छे रैंक से सफल हों, ये हमारी कामना है। तब तक के लिए थैंक यू।